वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 के कैलकुलस में देखा था कंटिन्यूटी पे 6-7 लेक्चर्स आपके उधर आ गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पढ़ना है, कैसे इसको लेकर के चलेंगे। टॉपिक है आपका डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? तो अगर गौर से देखें तो इसमें दो चीज है, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि कोई ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होने योग्य हो। ये क्या बताएगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, पहली बात यहां से ये निकल के आती है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक मेथड है जिससे हम पता करते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। डिफरेंशिएशन से ये पता करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी से हमें ये भी पता चलता है कि डेरिवेटिव क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। सिर्फ यही चीज़ नहीं डिफरेंशिएबिलिटी बताता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ये उसका वैल्यू भी देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। एक सपोज करते हैं कि एक फंक्शन है हमारा y = fx। ठीक है, लेट अस सपोज a function y = fx। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एट रैंडम। मान लेते हैं ये फंक्शन कुछ ऐसा है। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। यही हमारा y = fx। ठीक है, अब एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। we have to check differentiability at x = c। हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करनी है, x = c पे। तो इज्यूम कर लेते हैं यही हमारा वो पॉइंट है x = c। यही हमारा पॉइंट है x = c। ठीक है, तो अगर फंक्शन fx है और x क्या है, c, तो ये जो हाइट होगा ये क्या होगा, f(c) होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, हाइट क्या होगा, f(c). तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं c f(c). ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट c और y कोऑर्डिनेट f(c). अब क्या करते हैं कि इसके नेबरहुड में C के नेबरहुड में दो पॉइंट एज्यूम करते हैं, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में। तो C के लेफ्ट हैंड में हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, c - h। क्या है, c - h। और राइट में एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, c + h। ये डिस्टेंस आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन h एक काफ़ी छोटा नंबर है, ये इसके काफ़ी करीब है। ठीक है, चूंकि मुझे क्लियरली इस चीज़ को दिखाना है इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, अब बात को समझेंगे। C के नेबरहुड में दो पॉइंट एज्यूम करा गया, c - h और c + h। c - h लेफ्ट में और c + h राइट में। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि दो कॉर्ड एज्यूम हो रहा है, दो कॉर्ड बन रहा है। इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। ठीक है, तो दो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है AO और OB। अब बताएं, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c - h है, तो ये जो हाइट होगा ये क्या होगा, ये होगा f(c - h)। तो ये हाइट f(c - h) होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, c - h और f(c - h)। सिमिलरली इस पॉइंट B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c + h है, तो इस फंक्शन का हाइट क्या होगा, f(c +
एच, ये इसका हाइट होगा, ये इसका हाइट था। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस एच और f ऑफ c प्लस एच लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम स्लोप देखें, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड AO देखें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड AO, स्लोप क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो AO का स्लोप हम लिख सकते हैं f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c बाई c माइनस एच माइनस c, सही है। नाउ स्लोप ऑफ BO लिखते हैं, क्या, BO, तो BO का स्लोप क्या हो जाएगा, सिमिलरली f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c बाई c प्लस एच माइनस c, सही है। दोनों कॉर्ड का हमने स्लोप निकाल लिया। अब देखिए जरा, अगर हम h को 0 टेंड कराएं, इफ h टेंड्स टू 0, h किसको टेंड करे, 0 को, यानी h अगर 0 को टेंड करेगा तो ये c माइनस एच जो है वो c के काफ़ी करीब में होगा, c माइनस एच c के काफ़ी करीब में होगा। उसी तरीके से c प्लस एच जो है वो भी c के काफ़ी करीब में होगा। तो जैसे ही h 0 को टेंड करेगा, a पॉइंट जो है इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और लास्टली क्या होगा, लास्टली क्या होगा, ये जो AO है ये टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, मेरा कहना ये है कि अगर आप h को 0 टेंड कराएंगे तो h को 0 टेंड कराएंगे तो ये A पॉइंट जो है ये राइटवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट होगा तो कभी यहाँ पे होगा तो उसका उस कॉर्ड का पोजीशन ये होगा, कभी यहाँ पे होगा तो उस कॉर्ड का पोजीशन ये होगा। h जब 0 को टेंड करेगा तो वो c के काफ़ी नज़दीक में होगा। तो लास्टली ये जो AO कॉर्ड है ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टेंजेंट के फॉर्म में, ये रहा टेंजेंट। सिमिलरली अगर हम BO को देखें तो BO में भी क्या है, h जब 0 को टेंड करेगा तो B पॉइंट हमारा कुछ इधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, कभी B ऐसा होगा, यहाँ पे होगा तो ये कॉर्ड होगा, यहाँ होगा ऐसा कॉर्ड होगा। h जब 0 को टेंड करेगा तो लास्टली ये भी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्लियरली है कि h जब 0 को टेंड करेगा तो AO और BO क्या हो जाएगा, दोनों इस O पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट हो गया तो AO और BO दोनों सेम लाइन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इफ h टेंड्स टू 0 देन AO एंड BO both becomes tangent at O, दोनों क्या होगा, O पे टेंजेंट हो जाएगा। तो जब दोनों O पे टेंजेंट हो जाएगा तो AO और BO एक ही लाइन हो जाएगा, ठीक है। जब एक ही लाइन हो जाएगा तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो इसका स्लोप था वही इसका स्लोप हो जाएगा, क्योंकि AO भी टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया है, BO भी टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया और दोनों टेंजेंट एक ही चीज है। तो जो स्लोप AO का होगा वही स्लोप BO का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AO इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BO। कोई दिक्कत नहीं। कब है ये चीज, ये चीज कब है, कब है, मैंने ऊपर लिख दिया था फिर भी लिख दे रहा हूं, इफ h टेंड्स टू 0। अगर h 0 को टेंड करेगा तभी AO हमारा टेंजेंट बन पाएगा और BO भी टेंजेंट बन पाएगा, और दोनों टेंजेंट एक ही टेंजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कर्व में किसी भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। तो जब टेंजेंट एक ही ड्रॉ करा जाएगा तो AO जो टेंजेंट बनेगा और BO जो टेंजेंट बनेगा दोनों सेम टेंजेंट होगा। तो दोनों जब सेम टेंजेंट है तो किसी एक टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, एक ही स्लोप होता है, यूनिक स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ AO इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BO। अब देखिए जरा, कब, इफ h टेंड्स टू 0, स्लोप ऑफ AO क्या था जी, देखिए तो जरा, ये था f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c बाई c माइनस एच माइनस c इफ लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c बाई c प्लस एच माइनस c।
देखिए यहाँ पे C से C शहीद हो गया, यहाँ भी C से C शहीद हो गया, तो बचा क्या, lim h टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस एच माइनस एफ ऑफ C बाई माइनस एच इज इक्वल्स टू lim h टेंस टू 0 f ऑफ C प्लस एच माइनस एफ ऑफ C बाई एच। समझ रहे बात को? तो कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा, यानी यही वो कंडीशन है जो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ट्रू होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसी चीज़ को कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग लिखते हैं एल एफ डैश सी, और इसको हम लोग लिखते हैं आर एफ डैश सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अबाउट सी, राइट हैंड डेरिवेटिव अबाउट सी, इसी चीज़ को लिखा जाएगा। अब देखिए ज़रा, इसी चीज़ को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू c। तो यही कंडीशन आ गया आपका किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए। बात समझ रहे हैं? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब, तो कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, किसी पॉइंट यहाँ पे वो पॉइंट हमारा c है, तो कोई भी फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, बराबर हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई एच। बात समझ रहे हैं? इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। अब आपको समझना है कि डेरिवेटिव का डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या था, ये क्या था, स्लोप था, लेफ्ट हैंड स्लोप ऑफ ए ओ, लेफ्ट हैंड था, ठीक है, लेफ्ट हैंड का स्लोप था, ये राइट हैंड का स्लोप था। तो जब लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर हुआ तभी जाके कहा गया कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू fx। यही क्राइटेरिया है y इक्वल्स टू fx के डिफरेंशिएबल होने का। अब आप हमें बताएं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअल में है क्या। तो एक्चुअल में क्या है, ये स्लोप है। तो जब लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप बराबर होता है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या कह सकते हैं कि ए फंक्शन इज said to be, a function is said to be differentiable at a point, यहाँ पे हमारा पॉइंट O है, if it at that point a unique tangent can be drawn। बात समझ रहे हैं? कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी माना जाएगा अगर उस फंक्शन का उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर पाते हैं, एक यूनिक टेंजेंट। अगर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो पा रहा है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। अच्छा, टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप था, यहाँ जो हम निकाल रहे थे ये लेफ्ट हैंड स्लोप था और ये राइट हैंड स्लोप था। तो जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है यही होता है इज द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा
कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करा जा सके, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन होगा। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है, वो तो हम चेक करते ही हैं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप अगर बराबर आ जाता है तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबिलिटी बताता है। और डिफरेंशिएबिलिटी यह भी बताता है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, डेरिवेटिव का वैल्यू निकल के क्या आएगा। तो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या निकल के आएगा, जो स्लोप होगा उस टेंजेंट का, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ रहे हैं? तो नोट करके आप इन पॉइंट्स को लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएशन होगा। इस पे हम लोग कुछ इलिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं उसको। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों स्लोप था, तो ये जो स्लोप निकल के आना चाहिए ये एक फाइनाइट नंबर निकल के आना चाहिए। क्या निकल के आना चाहिए? फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अगर स्लोप इनफाइनाइट आ गया तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि स्लोप फाइनाइट आना चाहिए। स्लोप फाइनाइट आने का मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का स्लोप एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर फाइनाइट नहीं आया, अच्छा स्लोप होता क्या है, कोई टेंजेंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा। जैसे ये लाइन है तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसी एंगल का tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। उसी एंगल का tan थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस फंक्शन का इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इस लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है, tan थीटा की कोई भी वैल्यू निकल के आती है जैसे 1/√3, तो हम कह पाएंगे कि y = fx का पॉइंट O पे जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है? 1/√3। क्यों 1/√3 है? क्योंकि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है? 1/√3। बात समझ पा रहे होंगे। अगर स्लोप फाइनाइट नहीं आता है, स्लोप फाइनाइट नहीं आता है तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा? जब थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, 3π/2 हो जाए, 5π/2 हो जाए, 7π/2 हो जाए ना। तो इफ tan थीटा दैट इज स्लोप अनडिफाइंड हो जाए, क्या हो जाए? अनडिफाइंड, देन विजिबल है, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। बात समझ रहे हैं? अगर स्लोप अनडिफाइंड आ जाता है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी बात को हम लोग ग्राफिकली ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसे देखेंगे। ग्राफिकली इस बात को आप ऐसे समझेंगे, नोट में लिखेंगे, इफ अ फंक्शन हैज शार्प टर्न और होल या गैप, शार्प टर्न होना चाहिए या गैप होना चाहिए एट अ पॉइंट, then that function is not differentiable, शॉर्ट में लिख रहा हूं, at that point। ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे शार्प टर्न लेता है, ठीक है, या गैप होता है, होल होता है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करा जा सकता है। अगर कहीं पे शार्प टर्न लेगा, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल कितना का बन जाएगा? 90 का। अगर एंगल 90 का बन जाएगा तो tan थीटा स्लोप हमारा क्या आ जाएगा? अनडिफाइन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं?
इसीलिए मैंने इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या लिख दिया कि अगर कोई फंक्शन शार्प टर्न लेता है, अचानक शार्प टर्न लेता है, ठीक है, या वहाँ गैप होता है, तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करा जा सकता, या अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल बनाएगा, और tan 90 अनडिफाइन होता है, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं निकल पाएगा, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप mod x का एग्जाम्पल ले लें। mod x का ग्राफ क्या होता है जी? यही तो mod x का ग्राफ है, ठीक है। तो mod x क्या है? x 0 पे ये शार्प टर्न ले रहा है, देख रहे हैं, x 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे ये शार्प टर्न ले रहा है। देखिए फंक्शन ऐसे आ रहा था, अचानक ऐसे मूव कर गया, तो x इक्वल्स टू 0 पे ये शार्प टर्न ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। mod x कहाँ है? 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस चीज को हम लोग इस क्राइटेरिया से भी प्रूव करेंगे। फिलहाल अभी आप ग्राफिकल उसका मीनिंग समझ लें कि अगर शार्प टर्न लेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग, जब डिफरेंशिएशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, मैं उसे क्लियरफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो चीज़ क्या होता है। देखिए ज़रा, ये जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये क्या है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं इसे डेल y बाय डेल x लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं भी कहीं, डेल y बाय डेल x, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये भी तो वही है जी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जो मैंने लिखा था ये दोनों बराबर है, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं? डेल y बाय डेल x लिख सकते हैं कि नहीं? h 0 को टेंड कर रहा है, सोचिए जरा, अगर h 0 को टेंड कर रहा है, अगर h 0 को टेंड करेगा तो c माइनस h c के काफ़ी करीब होगा, c माइनस h c के काफ़ी करीब होगा। देखिए एनालिसिस है, कुछ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। अगर h 0 को टेंड करेगा तो c माइनस h c के काफ़ी करीब होगा। तब अगर हम x का डिफरेंस निकालें तो c माइनस h कितना आएगा? h। ये x का डिफरेंस है, यानी कि डेल x है, h आएगा, और h तो खुद 0 को टेंड कर रहा है, तो h 0 को टेंड कर रहा है, तो डेल x भी किसको टेंड करेगा? डेल x भी किसको टेंड करेगा? 0 को। बात समझ पा रहे होंगे मेरी? गौर से देखिएगा फिर से कि अगर c माइनस h 0 को टेंड कर रहा है, तो h 0 को टेंड कर रहा है, तो c और c माइनस h काफ़ी करीब में होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले, c और c माइनस h क्या है? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, तो डेल x बराबर c माइनस h लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? h, और h 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या? डेल x भी 0 को टेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे चूंकि h 0 को टेंड कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी चीज को लिखा जाता है dy बाई dx। यही हमारा क्या है? dy बाई dx, यही है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन में सिर्फ हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, dy बाई dx। कोई फंक्शन देगा, बोलेगा उसका dy बाई dx निकाले, तो किसी भी फंक्शन का हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? उस फंक्शन का हम स्लोप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे। किसी भी फंक्शन का अगर हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, इसका मतलब उस फंक्शन का उस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, और जो स्लोप आ रहा है वही उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। तो इस चीज को हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में कुछ डिफरेंशिएशंस को प्रूव करेंगे, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x बराबर क्या लिखेंगे? dy बाय dx। समझ रहे हैं बात को? तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो ये आपका पूरा डिफरेंशिएबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया। मैं एक बार शॉर्ट में इसे डील करता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, व्हाट इज द एनालिटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो सब कुछ आपके सामने बोर्ड पे है, आप इसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे। मैं एक ग्लांस में बताता हूँ आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी एक मेथड है जिससे हम चेक कर पाएंगे
कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकल सकता है या नहीं निकल सकता, वो उस फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसको चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोग यूज़ करते हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ यही नहीं बताता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी देता है, और वह डेरिवेटिव क्या होता है, उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे उस फंक्शन का उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव होता है। तो उम्मीद है मैंने इसको काफ़ी अच्छे से आपको बताया। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इसे एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। मॉड एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो पहले हम इसे देखते हैं कि कंडीशन हमारा था, जो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तभी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो देखिए उस मेथड से हम कोशिश करते हैं इसको बनाने का। वहाँ जो पॉइंट सी ले रखा था हमने, उस सी पॉइंट की जगह पे क्या दे रखा है, 0। तो सी बराबर हमारा कितना हो गया, 0। कंडीशन क्या था चेक करने का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए था, आर एफ डैश सी, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल माना जाता। एल एफ डैश सी क्या होता था जी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच। लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच। ओके, अब देखिए जरा इसको पुट करते हैं यहाँ पे, हमें सी पे चेक करना है। अच्छा, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या होगा जी, एफ एक्स तो मॉड एक्स है, तो एफ ऑफ 0 मॉड 0 मीन्स क्या होगा, 0। नाउ लिमिट h टेंस टू, ये लिमिट एल एफ डैश सी है और आर एफ डैश सी है, चूंकि सी हमारा 0 है तो अगले केस में 0 ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। समझाने के लिए मैंने लिख दिया था सी पे, अब आप सी को क्या बना लें, 0 बना लें, कोई दिक्कत नहीं, सी को 0 बना लें। ओके, अब आ जाइए, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, अब देखिए जरा, एफ ऑफ x कितना है, मॉड x। एफ एक्स क्या कहता है, हमको मॉड में डाल दो, तो एफ ऑफ माइनस एच क्या कहेगा कि हमको भी मॉड में डाल दो। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0 बाई नीचे में क्या है, माइनस एच, नीचे में क्या है, माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h क्या होगा, मॉड h, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 बाई नीचे में क्या है, h, ठीक है। अब देखिए जरा, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीम h टेंस टू 0 माइनस मॉड h। किसी भी नंबर में अगर माइनस लगा है, मॉड का वैल्यू क्या देगा, उसका पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी माइनस मॉड h क्या होगा, h बाई माइनस h। इधर क्या हो गया, लीम h टेंस टू 0 h बाई h। ये तो शहीद हो गया, कितना आ गया, 1। ये भी शहीद हुआ लेकिन एक माइनस बच गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, -1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि आपको चेक करना था कि ये फंक्शन 0 पे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना था। तो क्या कहेंगे, since L f dash 0 is not equal to R f dash 0, thus fx is equals to mod x is not differentiable at x equals to 0। बात समझ रहे हैं।
अब देखिए जरा, इसको हम ग्राफिकली थोड़ा आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। ग्राफिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? मॉड एक्स का ग्राफ ये है हमारा प्यारा सा मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये प्यारा सा मॉड एक्स हुआ हमारा। अब जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। x बराबर जीरो यही है ओरिजिन। अब आप बताएंगे हमें कि मॉड एक्स का ओरिजिनल डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज मॉड एक्स? मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। ये तो बेसिक डिफिनीशन है मॉड एक्स का, है कि नहीं? यानी मॉड एक्स दो ग्राफ से मिलकर के बना है, एक y इक्वल्स टू एक्स और एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यही ये वाला जो पोर्शन है ये y इक्वल्स टू एक्स है और ये वाला जो पोर्शन है ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। दिख रहा है? छोटा हो गया क्या? ये जो पोर्शन है आपका ये y इक्वल टू माइनस एक्स है और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये y इक्वल्स टू एक्स है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तभी हमारा मॉड एक्स का ग्राफ निकल के आता है। कुछ इस टाइप का वी टाइप का शेप आता है इसका। अब हमें जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा तभी हमारा फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? स्लोप। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? स्लोप। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? स्लोप। याद है ना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों स्लोप होता था। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले एल एफ डैश जीरो निकाले, इसका मतलब क्या होगा? ये स्लोप ऑफ माइनस एक्स। और माइनस एक्स का स्लोप क्या होगा बताएं? ये कितना का एंगल बना रहा है? यहाँ से 135 का। tan 135 कितना होता है? tan 135 कितना होता है? -1 ना। दूसरी बात आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है? उस लाइन का स्लोप होता है। तो अगर उससे कंपेयर करें तो y बराबर -1 इंटू एक्स प्लस जीरो है, तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्लोप कितना होगा? -1। अब देखिए आर एफ डैश जीरो ना, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था? स्लोप होता था। राइट पार्ट का, उस पॉइंट के राइट पार्ट का स्लोप होता था। तो स्लोप ऑफ राइट पार्ट क्या है इसका? जीरो के अबाउट राइट पार्ट में यही है y बराबर एक्स, यानी स्लोप ऑफ x। x का स्लोप कितना होगा? 45 का एंगल बना रहा है, tan 45 कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे जो स्लोप आ रहा है वो -1 आ रहा है और राइट हैंड स्लोप कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों मेथड्स आपको समझाया। आप एनालिटिकली से कैसे बना सकते हैं, आप ग्राफिकली इसे कैसे बना सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच इसका ये है। ठीक है, रिपीट करके देखेंगे अगर समझ में नहीं आया तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी पे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कम से कम फर्स्ट लेक्चर ये हुआ, 2 लेक्चर आपके और डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे और 2 लेक्चर में मैं डिफरेंशियबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, पूरा एनसीईआरटी और आपका आरएसए गवा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।